वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन ने पढ़ा है कि प्योर रेजिस्टेंस है, उसके लिए जो वैल्यू है ई एंड आई और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका डिस्कस किया, उसका फेजर डायग्राम। और प्योर इंडक्टेंस के लिए सेम अपन ने डिस्कस किया है उसका फेजर डायग्राम, और उसका ईएमएफ और आई के बीच में जो भी फेजर डायग्राम बनता है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो अपन ने देखा कि प्योर रेजिस्टेंस के लिए तो ईएमएफ और आई, विद्युत वाहक बल और करंट दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वह 0 होता है। और जो प्योर इंडक्टेंस है, प्योर इंडक्टेंस में अपन देखते हैं कि विद्युत वाहक बल है वह धारा से π/2 कला आगे रहता है। अभी ये देखते हैं कि अगर प्योर कैपेसिटर काम में लेते हैं, प्योर कैपेसिटेंस इफेक्ट काम में लेते हैं, तब क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध धारिता, तो प्योर कैपेसिटेंस इन ए अल्टरनेटिंग सर्किट, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो एक विद्युत वाहक सोर्स से अपन ने एक संधारित्र, एक कैपेसिटर सी को कनेक्ट किया है, और जैसे ही इस पर विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है तो इस देखते हैं विद्युत वाहक बल आरोपित करने के कारण से जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। एक कैपेसिटर चार्ज होता है, तो चार्ज होने के कारण से इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, वह जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह उस आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये इसकी एक प्लेट है वह प्लस हो जाएगी, एक प्लेट ये सपोज ये प्लस ये माइनस, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वह जनरेट हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, और वह विभवांतर है वह आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि जो आरोपित विद्युत वाहक बल है वह अल्टरनेटिंग नेचर में है, वह समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो किसी भी समय t पर कैपेसिटर की जो संधारित्र की प्लेट है उन पर उत्पन्न विभवांतर का मान अगर मैं v ले लूँ तो v का मान वह q/c होता है। q यहाँ पर आवेश है और c है वह धारिता है। तो v बराबर q/c जो है वह आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो v बराबर e मान लिया, और e के बराबर E0 sin ओमेगा t, ये वैल्यू अपन ने इसमें रखी है। अब देखिए कि यहाँ से q का मान निकालते हैं, तो q बराबर E0c sin ओमेगा t आ गया, और इसको मैंने q बराबर Q0 sin ओमेगा t के रूप में ले लिया, जहाँ पर Q0 वह चार्ज का पीक वैल्यू है जिसे अपन CE0 के रूप में लिख सकते हैं। ओके, साथ में इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अगर I ले लिया जाए, I धारा इसमें से प्रवाहित होती है, तो I का मान होगा वह आवेश के रूप में लिख सकते हैं अपन, चेंज रेट इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आवेश प्रवाह की दर को अपन धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर I बराबर dq/dt अपन ने लिया, तो I बराबर dq/dt वैल्यू लेंगे तो यह यहाँ पर जो I का मान है, Q का मान है, Q बराबर Q0 sin ओमेगा t, इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो होगी Q0 cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं Q0 ओमेगा cos ओमेगा t। अब Q0 ओमेगा है वह I का पीक वैल्यू है, तो इसको अपन I0 sin ओमेगा t के रूप में, I0 cos ओमेगा t के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अपन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए ये cos ओमेगा t है, इसको साइन के रूप में लिखना चाहते हैं। साइन के रूप में क्यों लिखना चाहते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि अपन को फेज देखनी है कि, और फेज किसके मध्य देखना है, जो अप्लाइड ईएमएफ है वह है और इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो आरोपित विद्युत वाहक बल है वह E बराबर E0 sin ओमेगा t है। चूँकि यहाँ पर sin ओमेगा t है इसका जो मेन टर्निंग पॉइंट है जो कि समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है, तो देखते हैं कि यहाँ पर साइन के साथ में जो एंगल है वह ओमेगा t आ रहा है। तो यहाँ पर है वह कोस ओमेगा टी है, तो इसको साइन के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं कि यह जो फेज है यह किस प्रकार से चेंज होती है। क्योंकि अपन को पता है कि कोस थीटा बराबर साइन π/2 प्लस थीटा, मैथमेटिक्स में सिंपल एक फॉर्मूला है। तो इसी को कोस को अपन ने वापस कन्वर्ट किया है साइन के रूप में, तो साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर π/2 और इसमें जुड़ जाएगा। तो I बराबर I0 sin ओमेगा प्लस π/2 हो गया, तो I बराबर I0 sin π/2। अब देखिए ये वाला इक्वेशन देखिए और यहाँ पर ये वाला इक्वेशन देखिए, दोनों इक्वेशन, सॉरी ये वाला इक्वेशन।
ई और आई के बीच की इक्वेशन देखिए, तो यहाँ पर ई है ई जीरो साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो सेम इक्वेशन अगर अपन एल में देख रहे थे, इंडक्टेंस में देख रहे थे, तो वहाँ पर जो मान था वह माइनस था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू था, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वह करंट से पाई बाई टू आगे चलता था, फेज़ में ज़्यादा था। और यहाँ पर देखिए कि करंट का मान है वह ज़्यादा है फेज़ से, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके और धारा के जो कला है उनमें पाई का अंतर होता है, लेकिन इसमें धारा है वह पाई बाई टू कला आगे रहती है। तो शुद्ध धारिता वाले जो परिपथ होते हैं उसमें ईएमएफ है धारा से पाई बाई टू कला हमेशा ही पीछे रहता है। तो सेम इसका अपन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले इसका जो वेव डायग्राम है उसके लिए देखिए कि यहाँ पर ई का मान है वह मैंने साइन के रूप में लिख दिया, तो ये ई है, यह है साइन के रूप में है। ये ग्राफ मैंने लिखा, ये वाला जो ग्राफ है यह है ई के लिए है, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। साथ में जो आई है वह होगा आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आपने अगर नोटिस किया होगा तो इससे पहले जो अपन ने ग्राफ लिया था एल में इंडक्टेंस में, वो ग्राफ यहाँ नीचे से चालू हो रहा था क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन था और वो पाई बाई टू पीछे की तरफ था। और इसमें जो ग्राफ है वह यहाँ जस्ट पॉजिटिव जो क्वाड्रेंट है पॉजिटिव एक्सिस उससे चालू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वह पाई बाई टू आगे है, तो आई पाई बाई टू कला में आगे है। तो इसका ग्राफ अपन देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वह नॉर्मली इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पाई बाई टू इससे ज़्यादा आगे है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस लेंगे या इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो वह पाई बाई टू कोण आएगा, इन दोनों के बीच का भी पाई बाई टू ही कोण आएगा इसमें। साथ में जो आई है उसका जो आयाम है वह ई से थोड़ा सा कम होगा। ई से कम होने का रीज़न ये है कि आई है आई जीरो है, जो आई जीरो का मान है वह अपन ने लिया हुआ है यहाँ पर क्यू जीरो ओमेगा जीरो, और क्यू जीरो का मान रखेंगे तो सी ई जीरो ओमेगा हो जाएगा। अब इसी को अब मैं अगर ये देखूँ कि ई को तो मैं अलग लूँ और ओमेगा सी को अलग, तो देखिए यह आई है और यह एक प्रकार से वोल्टेज है, तो वोल्टेज के साथ में मल्टीप्लाई किसका है 1/r का होना चाहिए ओम्स लॉ के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार कि अपन को पता है कि I बराबर V गुणा 1/r ऐसे हो सकता है। तो ये 1/r है, यह एक्चुअल में प्रतिरोध का ही एक फॉर्म है जिसको अपन यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जो धारितीय प्रतिघात है वह है यह है। जिस प्रकार से इंडक्टिव रिएक्टेंस में अपन ने XL लिया था, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वह XC के रूप में होगा और उसका मान 1/ωc हो जाएगा। अगर XL से वापस तुलना करें इसकी तो वहाँ पर XL में था XL बराबर ωL था और उसको 2πfL लिखा था अपने XL, तो यहाँ पर 1/2πfc हो जाएगा, 1/2πfc होगा। और इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये हाई पैराबोलिक टाइप नेचर का ग्राफ इसमें होगा। यहाँ पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका मान घटता रहता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस में लीनियरली प्रोपोर्शनल था। इंडक्टिव में ये था ऐसे, अगर मैं कहूँ XL है तो उसमें इस प्रकार से था, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन था उसमें। और साथ में इसका अगर फेजर डायग्राम देखें तो देखिए यहाँ पर E0 है, उसका जो मान है वह अपन लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में जो एक्स एक्सिस इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा टी पर, और इससे π/2 आगे की तरफ है। यहाँ पर जो कला है वो π/2 आगे की तरफ है, तो जो E0 है उससे 90 डिग्री के कोण आगे की तरफ अगर जो अपन कला के रेस्पेक्ट में जो एम्पलीट्यूड वाला ग्राफ खींचेंगे वह होगा I का मान। तो ये I0 का मान I का मान देगा और ये E0 का मान E का मान देगा, इसके प्रोजेक्शन लेते हैं तो। और यहाँ पर देखिए कि E0 है उसका एम्पलीट्यूड I0 की तुलना में बड़ा दिखाया गया है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वह बताया गया है π/2। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो XL है वह ωL और XC है वह 1/2 ωc। अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूं, अगर दोनों L और C को आपस में जोड़ दिया जाता है, इसको अपन डिस्कस तो करेंगे एज ए सर्किट, लेकिन L और C को जोड़ दिया जाता है, दिस इज़ एक्ट एज ए ऑसिलेटर। इसे टैंक सर्किट की तरह काम करता है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा आगे की क्लासेस में। तो अगर यूँ मानिए कि मैं इसको XL और XC अगर बराबर कर देता हूँ, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर देखिए ωL बराबर 1/2 ωc,
तो यहाँ पर ओमेगा है वह 1/2 का अंडर रूट हो जाता है, जो फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है। तो अर्थात जो एल और सी है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसका प्रोडक्ट का रूट इन्वर्स लें तो वह फ्रीक्वेंसी या कोणीय वेग के बराबर आता है, इसका मान यहाँ पर। साथ में इम्पोर्टेंट यह है कि जो इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टेंस है, उसमें जो ईएमएफ है वह π/2 कला कोण आगे रहता है करंट की तुलना में, और यहाँ पर कैपेसिटिव सर्किट है उसमें π/2 कोण पीछे रहता है ईएमएफ धारा से। और जो शुद्ध रेजिस्टेंस या प्योर शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ है उसमें दोनों समान रहते हैं, दोनों में कोई भी कलांतर नहीं होता, अर्थात जो ईएमएफ है और आई है वो समान कला में ही चलते हैं। दोनों के लिए जो मान है वह कला का समान रहता है, कलांतर दोनों में 0 रहता है। तो अभी अपन ने प्योर रेजिस्टेंस के लिए, प्योर इंडक्टेंस के लिए और प्योर कैपेसिटेंस के लिए जो फेज डायग्राम है वो देखे और उनका अल्टरनेटिंग सर्किट में बिहेवियर पढ़ा। अभी इनके कॉम्बिनेशन से अपन अलग अलग सर्किट पढ़ेंगे, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलआरसी सर्किट, इनको बारी बारी से अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।